कौन है जो राहुल गांधी की छाती में गोली मारना चाहता है? ये बहुत डर का भी विषय है। राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं इस पे निगाह रखी जाती है। ये व्यक्ति कौन है जो कह रहा है कि ओबीसी का पोलराइजेशन कर दो? कांग्रेस को हटाना आसान है। आप विदिशा से चुनाव भी लड़ना चाहती हैं। आपको टिकट नहीं मिला लास्ट इलेक्शन में। मुझे एक दिन के लिए थोड़ा बुरा लगा। जय जगत अहिंसा के रास्ते क्या कोई एक अलग विचारधारा लेके जाना चाह रहा है? क्या हाईजैक करना चाह रहा है कांग्रेस को? कांग्रेस हाईजैक्ड है। रिपोर्टर रहे जो अब काफी बड़े एंकर हैं, शिव अरूर, उनसे काफी तीखी बहस आपकी हुई। मेरे लिए शिव अरूर जय जगत सचिन राव, उनका क्या उद्देश्य है? किस तरीके से वो अपना समर्थन दे पा रहे हैं कांग्रेस को? ओके। सेना छोड़ करके पॉलिटिक्स में आती हैं, तो फिर जब आप अटैक करते हो कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी भी विचारधारा सेना में रहते हुए भी एक तरह की रही होगी, तभी तो आप एक विचारधारा वाली पार्टी के साथ गई। तो सेना और राजनीति को आप अलग अलग कैसे फिर रखेंगे? 10 साल मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूँ। हाँ, मैं कांग्रेसी पहले से ही थी। आम आदमी पार्टी में भी आप रही थी? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मुसलमानों की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, मुसलमान मजदूरों को भगाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। जानती हूँ मेरी लड़ाई इस वक्त फांसीवादी लोगों के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, देश ने कुछ ऐसा शौर्य और पराक्रम किया है, तो जनता तक अगर पहुंचाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? भुवनेश्वर में एक ब्रिगेडियर की बेटी जो एक मेजर की मंगेतर भी थी, उन लोगों को रात में पुलिस ने हैरेस किया। उनके साथ आपके ही प्रदेश में एक हिंदू गांव बना दिया गया है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, गढ़ा। मैं इस पे कोई टिप्पणी कैसे करूं? एयरक्राफ्ट का गिरना और उस पर जवाब दे देना या बताना, ये सारी चीजें, इसका प्रचार करना आखिर कब से देशद्रोह हो गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसलिए आप सरकार की तरफ से कही गई बात कि हमारा लॉस नहीं हुआ है, उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। इंडिया टुडे पर जिस समय गौरव सावंत थे, उस पे आ गया था कि 2 राफेल एयरक्राफ्ट गिर गए। प्रशांत किशोर जो खुलासे कर रहे हैं लगातार, वो आपकी पार्टी बी की तरफ तो काम नहीं कर रहे हैं कहीं? मैं इस सवाल का जवाब व्यक्तिगत रूप से दूंगी। मैम, आप टाइमिंग पे बहुत सवाल उठाती हैं, जो तमाम आतंकी घटनाएं हुई हैं। आपने ट्वीट भी किया था कि पुलवामा के बाद और पहलगाम के बाद मोदी जी का स्क्रिप्ट सेम है, वो कहीं भाषण दे रहे थे। 2020 का जब चुनाव होना था बिहार का, तो उस समय बिहार रेजिमेंट ही क्यों गई लद्दाख में वो सब सामान समेटने के लिए? देखिए, हम द चैट रूम में बैठे हुए हैं और चैट रूम की खासियत यही है कि ऑडियंस के सवाल हम लेते हैं, हमने लिए भी हैं। एक सवाल और बच रहा है, बिहार में इंडिया गठबंधन के सीएम के उम्मीदवार के चेहरा कौन है? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य, साथ में है साथी पत्रकार हेमंत यादव। द चैट रूम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा कि कैसे सेना के नाम पे राजनीति एक बार फिर से होने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर को एक खेल से कंपेयर कर दिया गया, और क्योंकि सेना की राजनीति की बात हो रही है तो हमारी जो नई गेस्ट है उनका आना बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो कि अभी राजनीति में तो हैं पर सेना में भी रही हैं। तो जो सेना के नाम पे राजनीति है, इस पे बात करने में मैम आपसे लग रहा है बहुत मजा आएगा। तो इसीलिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिसाइज किया गया, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर जो भी सेना ने कारनामे किए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि आप भी सेना छोड़ करके पॉलिटिक्स में आती हैं, तो फिर जब आप अटैक करते हो कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी भी विचारधारा सेना में रहते हुए भी एक तरह की रही होगी, तभी तो आप एक विचारधारा वाली पार्टी के साथ गई। एक विचारधारा की पार्टी को आप क्रिटिसाइज करती हैं, तो सेना और राजनीति को आप अलग अलग कैसे फिर रखेंगे? एक आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, और आप के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो बात आपने कही कि एक तरह की विचारधारा रही होगी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कोई विचारधारा है क्योंकि इस देश में एक लोकतंत्र था जिसमें सब बराबर थे। मेरे पेरेंट्स जो थे, वो, मेरे फादर एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। हमारे घर में कभी किसी के लिए बर्तन अलग नहीं हुए। तो मुझे लगता था कि देश वही है। और पढ़ी मैं सरस्वती विद्या मंदिर में। 10 साल मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन घर का माहौल मेरा बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक रहा है, जिसमें सबके लिए जगह बराबरी से थी। तो इस कारण से जो आपका कहना कि एक तरह का विचार, तो हुआ ये कि जिस समय मैंने सोचा कि मैं राजनीति में आऊँगी, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा होम टाउन विदिशा, वो जो लोकसभा है वो भारत के सबसे पिछड़े शहरों में से, ज़िलों में से एक है। तो मेरा एक ही फोकस था हमेशा नौकरी छोड़ने का, और पेरेंट्स को बचपन में खोने के बाद मुझे लगता था कि विदिशा के लिए अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरे फादर को मैं एक तरह से श्रद्धांजलि दे पाऊँगी। तो उसके कारण
मैं आना चाहती थी तो सबसे पहले मैं किससे मिलने गई? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गई और 24 अक्टूबर 2017 को मैं उनसे मिली। मुझे लगा कि शायद यहाँ से मेरा रास्ता है, क्योंकि परिवार में कोई कभी राजनीति में था नहीं। तो जब प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैं उनकी पार्टी के साथ काम सीखूं, तो मैं करीब 35 दिन से ज़्यादा गांधीनगर के उनके ऑफिस में मैंने काम किया और मैं वहाँ पे कॉल सेंटर की हेड थी। तो तब मुझे विचारधारा नहीं मालूम थी, लेकिन शायद वहाँ जाने के 5वें 6ठे दिन मुझे एकदम सफोकेशन लगा। मुझे ऐसे लगा कि यहाँ महिला सशक्तिकरण नहीं है, उनके ऊपर अतिक्रमण है कि आप ये काम करेंगी, ऐसे करेंगी और जगह नहीं मिलेगी कोई। तब से मैंने ये सोचा कि नहीं, ये जगह मेरी नहीं है। और इवेंचुअली आगे चल के 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपनी पार्टी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो कोई विचारधारा नहीं थी, सिर्फ लोकतंत्र समझ में आता था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मुझे बराबरी से लगते थे। तो कोई विचारधारा नहीं थी, सिर्फ वही एक। पर उस लोकतंत्र की विचारधारा को अब जब मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे करके कुचला जा रहा है, कहीं पर उसे लालच के द्वारा, कहीं उसमें विभक्तिकरण के द्वारा, जाति का या धर्म का, तब दुख होता है। और तब मुझे लगता है कि शायद मैं कांग्रेसी थी, और अगर कांग्रेसी होना संवैधानिक रूल का पालन करना है और अगर लोकतंत्र का पालन करना है तो हाँ, मैं कांग्रेसी पहले से ही थी। मैम, आम आदमी पार्टी में भी आप रही थी, छोड़ा क्यों आपने? आप शायद आप चुनाव भी लड़ी थी। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि 2018 के 1 अक्टूबर के दिन, इस दिन, आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दिन ही मैंने भारतीय जनता पार्टी को मना किया था। और चूंकि ये मेरा सोच कि मुझे राजनीति में जाना है वो बीजेपी ने एक्सपोज कर दी थी। मैं आराम से अपने शहर में काम करती लोगों के बीच, और जब कुछ बन जाती तब मैं शायद दावेदारी करती या पार्टी ज्वाइन करती प्रॉपर। लेकिन चूंकि उन्होंने उसे मुझे देकर छाप दिया, उसके कारण मेरा एक तरह से एक्सपोज्ड हो जाना मुझे बहुत व्यथित कर रहा था। और फिर मैं सोचती थी कि फिर मैं कांग्रेस में जाती हूँ। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन कांग्रेस ने किसी ने पूछा भी नहीं। और शायद उस समय विदिशा में कुछ ऐसा माहौल था कि वो किसी नए व्यक्ति को चाह नहीं रहे थे, क्योंकि नया व्यक्ति आता तो शायद उसे पहली बार में ही ज़िंदगी का बड़ा मौका मिल जाता। तो खैर, मैंने जब कांग्रेस ने मुझे ऑफर नहीं किया और बीजेपी ने मुझे एक्सपोज कर दिया, तो आलोक अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति थे जो आईआईटी कानपुर के थे, और वो उस समय कन्वीनर थे आम आदमी पार्टी के। मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि मैं खुश होती थी कि बिना राजनीति के लोग, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पे सरकार बना बैठे हैं। तो जब एक आईआईटी कानपुर के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप आइए, चलिए, आपका एक्सपोजर तो हो ही गया है कि आप राजनीति में जाना चाहती हैं, तो आप लड़िए ना, क्या पता लोग आपके जो आप हैं उसके कारण आपको चुने। तो ये सोचकर मैं, चूँकि ना तो समीकरण मालूम था, ना जातियों के समीकरण मालूम थे, ना कुछ मालूम था, तो मैंने सोचा चलो मैं फील्ड की इंसान रही हूँ, फील्ड पे उतर के देखती हूँ। तो मुझे मेरे बहुत सारे ऐसे फौजी थे जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे भेजे, और ऐसे करके कुछ पैसे भी इकट्ठे हुए। मैंने वो चुनाव लड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, कभी ना तो पैसों से मदद की, ना रिसोर्सेज से मदद की। तो मुझे समझ में आया कि इनकी टीम जब तक नहीं होगी, यहाँ पर अगर विचारधारा पनपेगी नहीं, तब तक पार्टी का वहाँ होना या ना होना एक बराबर है। और मैंने 2 महीने तक चुनाव लड़ा, और बहुत बहादुरी से लड़ा, और उसके 2 महीने तक मैंने कोशिश की कि उस पार्टी में कुछ बीज, खाद, पानी डाल सकूं। लेकिन वहाँ कोई काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई विचारधारा थी नहीं, लोग जुड़े नहीं हुए थे। तो फाइनली मैंने 6 फरवरी 2019 को वो पार्टी छोड़ दी थी, और 1.5 साल तक मैं किसी पार्टी में नहीं थी। आपने कहा कि लोकतंत्र था, लेकिन उसको जातियों में विभक्त कर दिया गया। तो जाति की राजनीति तो राहुल गांधी भी कर ही रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और ऐसा कौन है जो कांग्रेस के भीतर से आवाज़ लगा रहा है कि ओबीसी का पोलराइजेशन कर दीजिए, सिर्फ उन ओबीसी की बात करिए जो लैंडलेस हैं, ईबीसी बना दीजिए, उनकी बात कीजिए। तो एक तो ये विचारधारा जो पनप रही है कांग्रेस के अंदर, एक विचारधारा जो राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति कौन है जो कह रहा है कि ओबीसी का पोलराइजेशन कर दो? आपका एक सवाल कि लोकतंत्र था और जाति की राजनीति शुरू हुई है, 2 चीज़ों में फ़र्क है। अगर कोई ये कहता है कि जो जातियाँ वंचित रही हैं, जो जातियाँ कभी आगे नहीं बढ़ सकीं, उन्हें भी हम बराबरी से आगे लाएं, तो इसे जाति की राजनीति नहीं कहते, इसे समानता की या बराबरी की या सर्वोदय की राजनीति कहते हैं।
तो ये जो हम देख रहे हैं आज, इतने स्वतंत्रता के सालों के बाद भी कुछ जातियां आज भी पीछे हैं। जैसे मैं जब बिहार में हूँ तो मैं पा रही हूँ कि मुसहर वहाँ पे जो समाज है वो काफ़ी छोटा माना जाता है वहाँ के लोगों के हिसाब से। तो इन जातियों को भी बराबरी की हिस्सेदारी मिले। जो गांधी ने कहा था कि जब भी आप कोई काम करो तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे आपने, जो सबसे गरीब या सबसे वंचित आपने देखा हो, और आप ये सोचो कि आपके उस काम से क्या उसको कोई फ़ायदा होगा, क्या वो अपनी हिस्सेदारी इस देश के निर्माण में समझेगा। तो उसे जाति की राजनीति नहीं कहते, उसे समावेशिता की राजनीति कहते हैं। जाति की राजनीति वो है कि जिसमें, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि उनके यहाँ जब सम्मेलन होते हैं तो जो दूसरी छोटी जाति जिसको कहते हैं वो लोग, उनके टेंट अलग लगते हैं, उनको साथ में नहीं बैठने दिया जाता। वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, जबकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो, उसकी बराबरी से जगह है। तो आप जो कह रहे हैं जैसे जाति की राजनीति, मैं मानती हूँ कि आप जाति की राजनीति और समावेशिता की राजनीति को अलग अलग करके ज़रूर देखें। मैं उस जाति की राजनीति की बात कर रहा हूँ जो राहुल गांधी के साथ साथ पैरेलली चल रही है, जो कह रही है कि ओबीसी का प्लुरलाइजेशन कर दीजिए। जो ईबीसी की बात कीजिए, लैंडलेस ओबीसी की बात कीजिए। ओबीसी में उन ओबीसी जातियों की बात मत करिए। अब ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ हैं, उन जातियों की बात मत कीजिए जिन्होंने खुद को बनाया हुआ है, जैसे यादव हैं। जो ईबीसी हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, उनकी बात कीजिए। एक ऐसी क्या विचारधारा साथ साथ पनप रही है? मैंने कांग्रेस में ऐसा कोई अलग से सेक्ट नहीं पाया, क्योंकि मैं जिस कांग्रेस को देखना शुरू किया है, मुझे कांग्रेस में आके लगभग 6.5-7 साल हुए हैं, और उन 6.5-7 सालों में मैंने जो भी देखा है उसमें सबकी बात करते हुए देखा है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ओबीसी का पोलराइजेशन, शायद मैंने तो ऐसा कोई शब्द सुना नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे शायद एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ का पोलराइजेशन करके कांग्रेस ने कभी सत्ता नहीं हथियाई, कभी नहीं। आप देखेंगे कांग्रेस का रास्ता है सबको साथ लेके चलने का। राहुल गांधी जी को देखिए, वो अगर किसान के साथ हैं तो वो जाति पूछ के नहीं है कि किस किसान के पास हैं। वो जब किसी कारपेंट्री का काम करने जाते हैं तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वहाँ कारपेंट्री का काम कर रहे हो सबकी एक ही जाति हो। तो मैं नहीं मानती कि कांग्रेस में इस तरह का कोई धड़ा है या ऐसी कोई सोच रखता है कि जिसमें किसी एक को हम वंचित बोल के उसको दूसरे से ध्रुवीकृत कर दें। ऐसी कांग्रेस की राजनीति मैंने नहीं पाई है, और मेरी खासी अच्छी उम्र है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो दिखता है वो यही दिख रहा है मुझे, और मैं उसे समझ भी पा रही हूँ। अच्छा, मैं आपको वापस अपने पहले सवाल पे लेकर के आऊंगी, और ये मेरी गलती है कि मैंने एक साथ 2 सवाल पूछ दिए। सेना के नाम पे जो राजनीति की बात थी, क्योंकि आप सेना में रही हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं आप, मैंने काफ़ी देखा, हम लोग ट्विटर पे काफ़ी आप एक्टिव भी हैं, हम लोग फॉलो भी करते हैं एक दूसरे की बातें जो है लाइक भी करते हैं, रिट्वीट भी करते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से प्रचार हुआ, ठीक है, उस पर आपको बड़ी आपत्ति भी रही है, क्योंकि सेना के नाम पे राजनीति सच में बहुत ही कम लोग कहेंगे कि हाँ होनी चाहिए राजनीति। लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, देश ने कुछ ऐसा शौर्य और पराक्रम किया है, तो जनता तक अगर पहुंचाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हाँ आर्मी के शौर्य को घर घर तक पहुंचाया जाए? सेना का जो रूल है हमारा संविधान में, जिसमें हमारे ये सारे काम और हमारी ड्यूटीज़ लिखी हैं, उसमें सेना को देश के लोकतंत्र का साइलेंट कस्टोडियन बताया है। तो सेना कभी राजनीति में इस्तेमाल नहीं की जाती, ना वो कभी राजनीतिक होती थी। पर हुआ ये है पिछले कुछ दिनों से, जिसको हम बीजेपी अपना नेशनलिज्म कहती है, वो जिंगोइज्म है। उन्होंने हमारी सेना के लोगों का सम्मान तो ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से। क्योंकि आपने सुना होगा कि भुवनेश्वर में एक ब्रिगेडियर की बेटी, जो एक मेजर की मंगेतर भी थी, उन लोगों को रात में पुलिस ने हैरेस किया, उनके साथ उनके ऊपर गलत तरीके से उनके कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की, और भी भद्दी बातें उनसे बोली। थोड़े दिनों पहले एक कर्नल साहब के साथ पंजाब में ऐसा हुआ। और इसलिए सेना के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन सेना के लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। जो अग्निवीर जैसी स्कीम आई है, उसके कारण भी सेना संख्या बल में कम हुई है। और पिछले 11 सालों में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पिछले 11 सालों में हमारी सेनाओं के, खासतौर पे वायुसेना की, एक भी टेंडरिंग अभी तक नहीं हुई है, जो लगातार हुआ करती थी। आखिरी टेंडरिंग अपाचे और चिनूक एयरक्राफ्ट की 2009 और 10 में हुई है। तो जो एयरक्राफ्ट्स अभी बीजेपी की सरकार के समय में आए हैं, या तो वो रिपीट ऑर्डर में आए हैं या वो इमरजेंसी परचेज में आए हैं।
तो सच बात तो ये है कि प्रोसीजर का पालन नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। जैसे हमारे यहाँ 126 एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 5 गुनी ज़्यादा दाम पर और 36 एयरक्राफ्ट्स लिए। इस तरह से आज हमारी सेना में MiG-21 के चले जाने के बाद मुश्किल से 24-25 स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि हमें जिम्मेदारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 42 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स की है। तो ऐसे में दुख होता है कि सेना को मजबूत करने की जगह कमज़ोर बनाते हुए और ये कहते हुए कि वो सेना को ध्यान रख रहे हैं और उनका नाम लेके अलग अलग तरीके के काम करते हुए, और मैं चाहती हूँ इस पैटर्न पर गौर करिएगा कि कभी भी यूपीए की या कांग्रेस की सरकारों में सेना के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ था। चाहे कारगिल हो, वो बीजेपी के समय में हुआ, उसके बाद कालूचक का हमला हुआ, नगरोटा का हमला हुआ, आगे चल के मोदी सरकार में पठानकोट हुआ, उरी हुआ, रजौरी हुआ, श्रीनगर पर एयर ड्रोन का अटैक हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि केवल बीजेपी की सरकार में इंटेलिजेंस फेलियर ऐसा होता है कि सेना के ठिकानों पर हमले होने लगे हैं और उसके कारण जलजला आता है राष्ट्रवाद का, और जिसके ऊपर चढ़कर उस लहर पर बीजेपी सरकार बनाती जा रही है। पुलवामा में भी यही हुआ था। तो ये बात पूरे देश को समझना पड़ेगी कि कभी भी जब भी कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो बम के धमाके होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो एक अलग ही सवाल है और अलग ही जवाब है उसके, लेकिन सेना के किसी ठिकाने पर कांग्रेस के रहते कभी हमला नहीं हुआ है, जो केवल बीजेपी के समय में हुआ है। तो आप जिसको मुझसे पूछ रही हैं कि उनका शौर्य, देखिए वो सब प्रायोजित कार्यक्रम की तरह होता है। हमारे यहाँ ऑपरेशंस के नाम रहते थे विजय, पराक्रम, गगन शक्ति, त्रिशूल, थंडरबोल्ट, आयरन फिस्ट। ये सिंदूर कैसे रखा गया नाम? ये हमारा भावनात्मक शोषण करने के लिए नाम रखा गया। दूसरी चीज़, मेरे सेना के जो अध्यक्ष हैं उनसे कहलवाया गया कि 6 एयरक्राफ्ट हमने गिराए। मैंने ट्विटर पे उनसे सवाल पूछा कि सर, मैं आपकी आंखों में देख के पूछना चाहती हूँ कि ये जवाब आपने 10 मई को क्यों नहीं दिया, उसके लिए 9 अगस्त क्यों लाना पड़ा? और एक ख़ास बात है कि 9 अगस्त की प्रेस विज्ञप्ति रक्षा मंत्रालय की है, उसमें इस 6 एयरक्राफ्ट गिरने की बात नहीं है। मैं वो आपको दे दूंगी, आप उसे थंबनेल में डाल सकते हैं। तो अगर चीफ तक से हमारे उनसे बाध्य करा के कोई बात कहाई जा रही है तो इसमें दुख होगा। मैंने जिस सेना ने मुझे बनाया है और मेरे माता पिता के खोने के बाद और वायुसेना में आने के बाद मेरा अस्तित्व ही वायुसेना की देन है, उस वायुसेना के ऊपर अगर कोई राजनैतिक रूप से उसे फोर्स करता है, बाध्य करता है, तो मुझे दुख होता है। अच्छा, मैं पिछले सवाल को फिर से थोड़ा सा आगे खिसकाऊंगा। जय जगत अहिंसा के रास्ते क्या कोई एक अलग विचारधारा लेके जाना चाह रहा है? क्या हाईजैक करना चाह रहा है कांग्रेस को? ऐसी अफवाहें हमें सुनने को मिल रही हैं। मेरा ऐसा कोई आरोप है नहीं, मैं सिर्फ आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ, आप कितना जानती हैं इसके कांग्रेस बारे में? हाईजैक्ड है। महात्मा गांधी ने हाईजैक कर लिया था। उन्हीं का रास्ता अहिंसा का रास्ता कहलाता है। ये और बात है कि 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, तो हो सकता है कि वो जो अहिंसा के रास्ते, जो गांधी की बात थी, जो सत्य के प्रयोग गांधी खुद पर करते थे, या उनका जो हिंद स्वराज जो किताब है जिसमें वो बात करते हैं कैसे भारत की, जो हमारा अपना भारत होगा, उस सब का कहीं पर वो पीछे छूटता जा रहा था। तो अहिंसा के रास्ते जो गांधी का विचार है, आप देखिए कांग्रेस क्या करती है। लोग कहते हैं कांग्रेस बीजेपी के बराबर कभी नहीं है और विपक्ष के रूप में इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज़मीन बनाती है। कांग्रेस खुद क्रांति नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस लोगों पर आधारित पार्टी है। जब लोग कांग्रेस को मजबूत करते हैं तो कांग्रेस लोगों की ताकत से लोगों को वापस दे के मजबूत करती है। और इसी का एक आपको उदाहरण बोलती हूँ मैं कि जैसे बीजेपी की ताकत कॉरपोरेट के पैसे से आती है, तो कॉरपोरेट के पैसे से जब बीजेपी मजबूत होती है तो रिटर्न में वो कॉरपोरेट को मजबूत करती है। तो ये जो कांग्रेस लोगों की पार्टी है, जिसने अपने कार्यकाल में यूपीए में हमें क्या क्या दिया? शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, आवास का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, हमेशा अधिकार दिया, मतलब कानून बनाए। और बीजेपी ने क्या किया? अभी एक महिला आरक्षण का बिल बनाया, तो उसका नाम क्या है? नारी अभिनंदन वंदन
चंदन जो भी है, पर वो अधिकार नहीं है। तो आप इन दोनों चीज़ों का फ़र्क समझिए कि कांग्रेस लोगों की पार्टी है और सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस को हटाना आसान है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की जैसी इच्छा होती है। लोग अगर नहीं चाहते तो कांग्रेस नहीं रह सकती, लेकिन लोग बुलाते हैं तो कांग्रेस आती है। और हमारा काम है ज़मीन बनाना, क्रांति करना। कैसी क्रांति? राहुल गांधी ने की ना एक क्रांति, भारत जोड़ो यात्रा, ज़मीन बनी इस देश की, देश का लोकतंत्र वापस आया। तो उस चीज़ की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस की मौलिक विचारधारा है। और कांग्रेस का संविधान पढ़िएगा, हमारे देश का और कांग्रेस का संविधान बराबर से है। तो आप काफ़ी रिसर्च करते हैं, मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप कांग्रेस का संविधान ज़रूर पढ़िएगा। जय जगत और सचिन राव, ओके। उनका क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य के साथ अहिंसा के रास्ते जो एक संगठन है वो क्या काम करता है वो, और कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है? वो लोग कहाँ हैं आजकल? किस तरीके से वो अपना समर्थन दे पा रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, मेरे जैसे जो नए लोग हैं कांग्रेस से जुड़ते हैं, और मुझे तो बहुत जल्दी ही, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता भी जल्दी ही बनी। तो पार्टी क्या है, वो बीजेपी से किस तरह से अलग है, उसका कोर लोगों के बीच में कैसे वो लोग अपना रिश्ता बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं मालूम था। हालांकि मुझे सेवाग्राम का गांधी आश्रम देखने की बड़ी इच्छा थी। तो मुझे पता चला कि एक शिविर है और मैंने उसे बड़ा हल्के में लिया। मैंने कहा ठीक है, कोई शिविर है और उसके कारण मैं गांधी आश्रम देख लूँगी, तो मैं चलती हूँ। तो ये मार्च की बात है 2020 की, और 2021 शायद। और मैं वहाँ पहुँची। पहले दिन जब मुझे कहा गया कि आप यहाँ बैठकर ये चरखा सेट करिए और चरखा चलाइए, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, अब इस ज़माने में चरखा कहाँ काम आता है। लेकिन चरखा चलाते चलाते मैंने सीखा कि रुई जो है उसको हम अगर आहिस्ता से ज़्यादा ही पकड़ लेते हैं तो चरखा जो धागा है वो बनता ही नहीं, और ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं तो धागा टूट जाता है। तो मुझे ज़िंदगी समझ में आई उस दिन कि ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट के भाग जाएगी या अपने को दुखी कर जाती है। लेकिन अगर हम उसे बहुत ढीला छोड़ेंगे, अगर उसका कोई रास्ता तय नहीं करेंगे, तो वो ढीली ढीली से होती है, कहीं नहीं ले जाती। तो मुझे वो एक छोटी सी चीज़ उस चरखे से समझ में आई। और उसके बाद जब हमारी सेशंस हुए दिन भर के, और दूसरे दिन जब मैंने गाय के गोठान में हाथ से गोबर साफ किया, हाथ में कुछ दस्ताने पहन के नहीं, मतलब मुझे उस दिन वो काम मिला था, किसी को दूसरा काम मिला था। वो उनका काम हो सकता है कि हल्दी उखाड़ने का रहा हो, तीसरे किसी का काम पत्ते बीनने का रहा हो सकता है वो काम रहे हों। पर जब मैंने वो काम किया, और जो मैं बचपन में करती थी, हमारे घर में गाय थी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो बहुत पहचानी सी जगह है। और उस दिन के बाद धीरे धीरे और भी काफ़ी चीज़ें पता चली कि कैसे कांग्रेस का जो कोर विचार है वो ये है सर्वोदय, सबके हाथ में भागीदारी होना चाहिए देश की। बीजेपी का जो हम देख रहे हैं वर्चस्ववाद, कुछ लोगों के हाथ में देश की कमान होनी चाहिए, जैसा कि जिन्ना का था। केवल 25 ज़मींदार थे जिन्ना के साथ में, वो नॉर्मल मुसलमान नहीं थे। तो जो लोग वर्चस्ववाद के पैरोकार लोग हैं, वो और उनके और कांग्रेस के बीच का अंतर समझा मैंने, और बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने वहाँ। तो वो एक खुली जगह है। सचिन राव एक नाम हो सकता है, और जो काफ़ी लोग लेते हैं, मुझे लगता है शायद इसलिए भी लेते होंगे कि सचिन राव एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बात करते हैं। तो जब विचारधारा लोगों तक पहुंचती है तो वो लोग पार्टी से लालच से नहीं जुड़ते, फिर वो वैल्यू सिस्टम से जुड़ते हैं। और जो वैल्यू सिस्टम जब तक मालूम नहीं होगा तो बीजेपी और कांग्रेस में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, तो आप कैसे मानेंगे? क्योंकि कांग्रेस क्या कहती है कि भारत माता जो है वो नदी, पेड़, पहाड़, धरती, ये सब तो है, लेकिन जब तक अवाम नहीं है भारत की, लोग नहीं हैं, तो भारत माता कैसे होंगी? माता तो तब होंगी ना, बच्चे होंगे जब उनके। तो वो बच्चों सहित भारत माता है, लेकिन बीजेपी के लिए एक भूभाग भारत माता है। बेसिक फ़र्क है ये अगर हम समझेंगे नहीं तो हमारे साथ जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो लोगों से जुड़ेंगे कैसे? कांग्रेस के लोगों का ना पहले हर घर में चूल्हे तक का रिश्ता था। मतलब अगर कोई हमारा कार्यकर्ता है तो वो भाभी के पास जाके बैठ के चूल्हे पर उनसे बात करते हुए काम करता था। रिश्ता कहीं कहीं पर कम हो रहा था, कुछ मॉडर्न तरीकों के कारण, कुछ इस कारण से भी कि लोग जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ जिसको कहते हैं उस तरह से। तो वो अगर जुड़ रहा है,
कार्यकर्ता आपस में जुड़ रहे हैं। हम केवल चुनाव के समय आपस में ना मिलके अलग अलग समय में साल में 4 बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हमारे बीच का बॉन्ड बढ़ रहा है। सिर्फ इतनी सी चीज़ है। अच्छा, अगर दो देशों के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, भारत का पहले भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है पाकिस्तान से, चाइना से, लेकिन तब होता था कि हाँ हमने इतना लॉस किया है अगले का, हमारा इतना लॉस हुआ है, ये चीज़ें साफ साफ बताई जाती थी और लोग यकीन भी करते थे। अब आप राफेल जो गिरने की बात है उस पर आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि नहीं नहीं हुआ है ऐसा, सरकार और सरकार में बैठी पार्टी और एक जो बहुमत है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या जो है अब एयरक्राफ्ट का गिरना और उस पर जवाब दे देना या बताना, ये सारी चीज़ें, इसका प्रचार करना आखिर कब से देशद्रोह हो गया? और आपसे भी एक डायरेक्ट सवाल ये है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इसलिए आप सरकार की तरफ से कही गई बात कि हमारा लॉस नहीं हुआ है उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं? मुझे याद है 7 तारीख की सुबह के 7 बजे इंडिया टुडे पर जिस समय गौरव सावंत थे उस पे आ गया था कि 2 राफेल एयरक्राफ्ट गिर गए और उसके बाद वो पूरी खबर और वीडियो गायब हो गया। तो अगर पहली खबर हमको न्यूज़ के माध्यम से मिली थी और उसके बाद जो 6 और 7 तारीख की बात है, उस दिन हमने पाकिस्तान के ऊपर हमने उस दिन हमला किया और उसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये ग्रेप वाइन है कि बीजेपी के काफ़ी लोगों को मालूम था कि वो बुधवार की सुबह में ये हमला होगा। तो जो लोग ना तो अपने देश का इंटेलिजेंस फेलियर रोक पाते और जो लोग ना सूचना की इस कीमत को समझते कि उस सूचना को हर किसी के हाथ में नहीं थमा देना है, वो लोग अगर बाद में ये कहते हैं कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और दूसरे देश में जाकर जनरल अनिल चौहान रॉयटर्स से, किससे कहते हैं, एक बड़े ऐसे चैनल से जो कहीं मस्ती के लिए ना तो वो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिना सरकार की परमिशन के उन्होंने ऐसा किया होगा। हमारे देश में नहीं बताना है, दूसरे देश में चल जाएगा। तो जब अनिल चौहान कहते हैं कि नहीं 6 नहीं हैं, 2 भी नहीं हैं, जब वो इस तरह की बात करते हैं तो आप क्या समझेंगे? दूसरी चीज़, जब कैप्टन शिव कुमार इंडियन नेवी के जकार्ता में अपनी बात के बीच में फ्लो में कह जाते हैं और कहते हैं हमारा नुकसान हुआ, और वो ये भी कहते हैं कि सरकार का ये कहना था कि आप रिहायशी इलाकों पे या मिलिट्री बेसिस पर कुछ नहीं करेंगे तो उसके कारण हमें नुकसान हुआ, तो क्या मेरी सेना के ये 2 लोग जिन्होंने अपने कंधे पर यहाँ जिम्मेदारी पहनी है, प्रेसिडेंट का कमीशन पहना है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? तो ये जो चीज़ है, सरकार तो राजनैतिक है लेकिन वो जो लोग हैं उन्होंने इस देश की संविधान की शपथ ली है, सेना की शपथ ली है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मतलब हम 2 अधिकारियों को, सेवारत अधिकारियों को और सरकार के खिलाफ खड़ा करके ये बोल रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं मानती कि कोई हमारा फौजी झूठ बोलता है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। लेकिन मुझे तो ग्रेप वाइन में ये भी सुनने मिला कि 9 अगस्त को एयर चीफ मार्शल कात्रे के लेक्चर में एक टिश्यू पेपर के ऊपर लिख कर डोवल साहब ने हमारे चीफ से कहा कि 6 एयरक्राफ्ट गिरने का गिराना। अब ये ग्रेप वाइन है, लोग बाग तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये फौज के सर्कल में बात होती है तो सुनने में आ ही जाती है। तो मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 6 एयरक्राफ्ट का गिरना और उसका विज्ञप्ति में ना दिखना, 9 अगस्त की रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति आप पीआईबी की वेबसाइट पर देखिए, अगर हटा न दी गई होगी तो आप पाएंगे उसमें उन 6 एयरक्राफ्ट के गिरने का जिक्र नहीं है। तो बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार से फर्क नहीं है, लेकिन हम सेना का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जो साइलेंट कस्टोडियन थी डेमोक्रेसी की, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। और सेनाओं को आजकल जिस तरह से उनके कंधे पर से गोली चलाई जा रही है, आज तक पाकिस्तान ने कबूला है क्या? आप जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, बताइए, उसने कबूला है कि पहलगाम में उनके लोगों का हाथ था? पाकिस्तान ने कबूला है क्या? किसी देश ने उनके ऊपर पिन पॉइंट करके बोला है कि पाकिस्तान ने गलत किया, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, ये सब ने कहा है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया, ये किसी ने कहा है क्या? क्या पाकिस्तान ने कहा है कि वो दोहराएगा नहीं ऐसी हरकतें? तो जब ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो हमने उनके यहाँ जब बमबारी करवाई अपनी वायुसेना से, और ये भी नहीं सोचा कि उनका भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो जो लोग बात करते हैं वो ये है कि उनका एडी सिस्टम था और उनके साथ चीन था, और जैसे ही हमारे एयरक्राफ्ट उड़े हैं 5-6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए हैं, उसमें से एक ड्रोन भी है, ऐसा बताया गया है लोगों ने। लेकिन ये अटकलें हैं जब तक सरकार खुद नहीं बताती। और फिर एक चीज़ है ना, 71 में हमारे 13 जहाज गए थे, पाकिस्तान के 5, लेकिन युद्ध हमने जीता था ना, तो हमने जीता है तो देश को बताने में क्या प्रॉब्लम है?
आखिर छुपाया क्यों जा रहा है? मतलब मुझे यही जानना है कि कॉन्फ्लिक्ट में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कॉन्फ्लिक्ट में तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। आखिर सरकार छुपा क्यों रही है? और अगर नुकसान हुआ है तो आप, होता है नुकसान युद्ध में, तो आप इसे मुद्दा बना क्यों रहे हैं? बेहद डरपोक सरकार है। सत्ता चली जाए या ना चली जाए, इसी पर पूरी चीजों का नैरेटिव होता है। तो बताना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी थी, आपने 15 दिन तक पाकिस्तान को रोज दिखाया टीवी पर कि प्रधानमंत्री तीनों चीफ से मिल रहे हैं, बातें नहीं दिखाई जा रही हैं। तो क्या वहाँ पे वो गप्पे मारने या पिकनिक मनाने तो आए नहीं थे तीनों चीफ? जब तीनों चीफ हैं और लगातार आप दिखा रहे हैं तो नेचुरली कोई एक्शन होगा। और ऊपर से रक्षा मंत्री खुद ये बयान देते हैं कि लोग जो चाहते हैं वही होगा। तो पाकिस्तान मूर्ख राष्ट्र नहीं है, धूर्त राष्ट्र है। तो क्या उसके समझ में नहीं आया होगा कि आप क्या करने वाले हैं? और वही पिछले बार वाला बालाकोट ही करेंगे, ये उसके समझ में नहीं आया होगा क्या? तो मेरा ये मानना है कि सरकार अपना मूर्खतापूर्ण निर्णय, और ऊपर से हमारे आदरणीय विदेश मंत्री, जिनको मैं नहीं जानती विदेश मंत्री वो क्यों बने हुए हैं अब तक, उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया कि हम वहाँ आएंगे, हमले करेंगे, लेकिन ना तो मिलिट्री पे करेंगे ना रिहायशी पे करेंगे। आपने तो हमारा सरप्राइज एलिमेंट खत्म कर दिया। तो इन सब मूर्खताएं जो सामरिक रूप से सरकार ने की है, उसके साबित होने से बचने के लिए सरकार नहीं बता रही। तो क्या ये युद्ध के नियम नहीं होते हैं कि हम कहाँ हमला करने वाले हैं, हम पहले से अपने दुश्मन को बता दें? ये महाभारत का युद्ध है क्या? ये आज के ज़माने का युद्ध है। ये ऐसा नहीं है कि सूरज ढलने के बाद नहीं होगा या जयद्रथ को मारने के लिए सूरज नीचे डुबा दिया जाएगा। ये वो वाला युद्ध नहीं है। ये आज के ज़माने का युद्ध है जो रात में भी होता है और रात में भी दागे जाते हैं चीज़ें। लेकिन हम बता के करते हैं क्या? ये कोई फ्रेंडली फायर था क्या? लेकिन फिर भी आपको यूएन में तो बाद में आपको जवाब देना ही पड़ेगा ना। अब जवाब क्या देंगे वो देखिएगा, गोल गोल घुमा हुआ जलेबी वाला जवाब होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारी बात यह है कि हमने वो युद्ध जीता है। युद्ध तो कहा ही नहीं सरकार ने, एक बार भी उसे युद्ध नहीं कहा, ना उसे, और ना जब बालाकोट पे स्ट्राइक की थी उसे भी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक कहा गया था, उसे भी हमने बदला लिया है ये नहीं कहा गया था। आप विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति निकाल के देखिए, ऑपरेशन कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर। ये सिंदूर तो जो नाम है ये शर्मिंदा करने वाला नाम है। मुझे इसलिए शर्मिंदगी होती है कि आपने उन महिलाओं के सिंदूर का तो सौदा कर लिया ना। आपने रोक कैसे दिया? आपने सीज फायर कैसे कर दिया? सेना को बिना बताए आपने सीज फायर कर दिया क्योंकि अमेरिका ने कह दिया और कई बार कह दिया। अगर नहीं कहा तो प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेके ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्हें हमारे यहाँ के किसी भी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है और उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया। ये पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे हमने किया। लेकिन ये याद रहे कि उन महिलाओं ने भी गिड़गिड़ाया था उन आतंकवादियों के सामने। क्या उन्होंने सुना था? तो हमने क्यों सुना? और हमारी सेना जब इतनी मजबूत है तो हमने क्यों सुना? तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार की विरोधाभासी चीज़ें हैं। और मैं मानती हूँ कि सरकार, मैं दोबारा कहूँगी कि हमारे सेना का अगर प्रयोग ना हो और लोगों के, हमारे सेना की वर्दियों के ऊपर खून के धब्बे ना आए तो बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती। अपने काम के दम पर तो बिल्कुल नहीं बना सकती। क्या सेना का इस्तेमाल किया गया है वोटों के लिए? आपको लगता है ऐसा? एक बार नहीं, बार बार, कारगिल से लेके अब तक। क्योंकि कारगिल में जब युद्ध खत्म होने के बाद तुरंत चुनाव होने वाले थे। 16 अप्रैल को जयललिता ने 1999 में समर्थन वापस लिया था और उसके बाद चुनाव 6 महीने में होना ही थे। तो 16 अप्रैल के बाद एक कारगिल युद्ध होता है और वो बड़े स्ट्रैटेजिकली जुलाई के अंत में ख़त्म हो जाता है और सितंबर में चुनाव हो जाते हैं। और उसके बाद वही करते हैं जो पुलवामा के समय किया कि वोट लेने के लिए चुनावी रैलियों में कारगिल युद्ध का प्रयोग होता है। लेकिन मैं आज भी सैल्यूट करती हूँ जनरल वेद मलिक को, जिन्होंने उस समय ये कहा कि सेना अराजनैतिक है और इस तरह के पोस्टर्स हटाइए। आज अगर वो बात होती हमारे नेतृत्व में सेना के, तो पुलवामा के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती और इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी को उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी होती। जिस तरह से उन्होंने सेना का इस्तेमाल किया, आपका पहला वोट जो है कारगिल के पुलवामा के शहीदों के नाम होना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वही किया था जो आज मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, वो थोड़े से माइल्ड थे, वो विद्वान थे और उस समय लोगों के इतने समझ में नहीं आता था। पर अब बार बार जब सेना के ठिकानों पर हमले होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें साफ दिखने लगी। आपने कारगिल का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से या उससे भी ज़्यादा, आप कारगिल से ही मान लीजिए,
सेना प्रेम दिखा करके और एक तरीके की भावनाओं के साथ खेल खेलती है, आपने कहा जो वोटर्स हैं हमारे, और वोट लेती है। चलिए मान लीजिए, आप ये बताइए कि विपक्ष ने कभी या कांग्रेस ने ताबूत घोटाले को कभी क्यों नहीं एनकेश कर पाया? क्यों उस मुद्दे को नहीं एनकाउंटर किया, इस सेना प्रेम को, और सामने क्यों ताबूत घोटाले को खड़ा नहीं कर पाए आप लोग? ओके, 13 दिसंबर 2001 जिस दिन ताबूत घोटाला कई उन मुद्दों में से था जो संसद में डिस्कस होने वाले थे, उस दिन संसद पर हमला होता है और पूरा डिस्कोर्स बदल जाता है। और उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम होता है, जिसका आज तक निर्णय किसी को नहीं मालूम कि वो क्यों हुआ था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था कि आर या पार की लड़ाई होगी और पूरी सेना अपने अपने जगह से अपने अपने आगे वाले फॉरवर्ड एरिया की तरफ कूच कर गई। लेकिन जब लगभग पाकिस्तान के पास पहुंच रहे थे तो ब्रजेश मिश्रा, शायद जो उस समय प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार या उनके सलाहकार थे, उन्होंने कॉन्डोलीसा राइस को एक फ़ोन किया और कॉन्डोलीसा राइस को बुलाकर ये कहा कि पाकिस्तान को एस्केलेशन कम करने के लिए कहिए। ये उनकी किताब में लिखा है कॉन्डोलीसा राइस की। तो मेरा ये कहना है कि उस समय आपने जिस ताबूत घोटाले की बात की उसका डिस्कोर्स बदल गया था और उसके बाद वो चीज़ें फिर जब एक बार, अब देखिए अब क्या होता है, अब आप देखिए जैसे ही कोई बड़ा मुद्दा आता है हेडलाइंस बदल जाती है, कोई उससे बड़ी नृशंस घटना हो जाती है। तो मैं क्या बोलूँ, इतने संयोग हो रहे हैं क्या? अब संयोग और प्रयोग की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। जो लोग कहते हैं कि ये संयोग है या प्रयोग है या वो इस तरह की बात करते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप समझिए क्रोनोलॉजी, मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? अच्छा, संयोग वाली जो बात है, और मैम आप टाइमिंग पे बहुत सवाल उठाती हैं। जो तमाम आतंकी घटनाएं हुई हैं ये मैंने नोटिस भी किया है, और जैसे मैं देख रही थी आपने एक ट्वीट भी किया था कि पुलवामा के बाद और पहलगाम के बाद मोदी जी का स्क्रिप्ट सेम है, वो कहीं भाषण दे रहे थे, तो स्क्रिप्ट जो शब्द का इस्तेमाल है, और पूरे घटनाक्रम पे आप क्वेश्चन उठाते हुए नजर आती है टाइमिंग पे। तो ये घटनाक्रम भी आप स्क्रिप्टेड मान रही हैं क्या? अब मैं ये मानती हूँ कि 2020 का जब चुनाव होना था बिहार का, तो उस समय बिहार रेजिमेंट ही क्यों गई लद्दाख में वो सब सामान समेटने के लिए, और वो 20 लोगों की जो स्कर्मिश में चाइनीज़ लोगों के साथ में मौत हुई, शहादत हुई उनकी, वो बिहार रेजिमेंट ही क्यों थी? वहाँ और भी रेजिमेंट्स थी, बिहार रेजिमेंट ही क्यों गई थी? और उसके बाद बिहार रेजिमेंट के, ये तो बाद में शायद बीजेपी के लोगों के समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ कि बिहार रेजिमेंट में तो हमारे यहाँ तेलंगाना के लोग भी होते हैं, हैदराबाद के लोग भी होते हैं। तो अगर उसके सीओ कर्नल बाबू थे तो बाद में समझ में आया ना। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आर्म फोर्सेज में कि अगर बिहार रेजिमेंट में है तो उसमें केवल बिहार के लोग रहेंगे। पर ये मुझे एक संयोग लगा कि ये भी एक संयोग है, पुलवामा भी एक संयोग है, और उसके बाद हम पहलगाम देखते हैं तो बड़ा वो स्क्रिप्टेड लगता है कि आतंकवादी आते मार पीट के चले जाते, जो भी था। मतलब एक तो वहाँ पर कोई सुरक्षा बल नहीं था, कोई ना तो सेना थी ना पुलिस थी, दोनों नहीं थे। दोनों, एक गृह मंत्रालय के पास है, एक रक्षा मंत्रालय के पास है। इंटेलिजेंस फेलियर ऐसा कैसा कि 1 घंटे कोई नहीं है वहाँ पर, और वहाँ इतने पर्यटक आ रहे थे, तो ऐसी तो शांति नहीं स्थापित हुई थी। और फिर आतंकवादियों का ये कहना कि हिंदू हो क्या, कलमा पढ़ो और फिर मोदी को बता देना, तो ये सारा कुछ आतंकवादी ऐसे हिंदुस्तानी की पिक्चर तो देख के नहीं आते होंगे। और आज मुझे इस बात का दुर्भाग्य और लगता है कि वो 26 लोगों को आज जाकर 5 महीने हुए हैं और हम क्रिकेट खेल लेते हैं, उसका जश्न भी मना लेते हैं, और एक घटिया सी ट्वीट भी प्रधानमंत्री देश के कर देते हैं। इस सब को देख के आप क्या समझेंगे? क्या हमारी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं? क्या हम लोग इंसानियत खत्म कर चुके हैं? क्या हमारे अंदर किसी तरह का किसी के लिए प्यार या किसी के लिए कोई करुणा नहीं बची है? आज भी वो 26 परिवार, आज भी वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आज भी पाकिस्तान ने कबूला नहीं है, आज भी न्याय नहीं मिला है। तो ऐसे में और क्या कहा जाएगा? अब इतने हमले की बात हो गई हैं, तो कौन है जो राहुल गांधी की छाती में गोली मारना चाह रहा है ऑन टीवी? आपने तो सुना होगा, उसका नाम भी बड़ा भगवान के नाम पर है, विष्णु महादेव ऐसा कुछ नाम है, केरल का पिंटू महादेव। तो उसका ये वक्तव्य है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो पैतृक संस्था है, इनके आदत में रहा है कि या तो ये इंसान की फिजिकली हत्या करते हैं या उसके चरित्र की हत्या करते हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर जो पप्पू कैंपेन हुआ वो उनके चरित्र की हत्या का प्रयास था। लेकिन अब वो भारत जोड़ो यात्रा की जो एक क्रांति थी, जो इस देश की मिट्टी से निकली और लोगों को अपने से जोड़ती चली गई, तो पप्पू कैंपेन तो फेल हो गया। तो अब क्या है? तो इसलिए ये बहुत डर का भी विषय है
कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से किसी भी तरह की साजिश, मुझे लगता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बालासोर की जो दुर्घटना हुई थी उसका जिम्मेदार कौन था और उसे क्या सजा मिली? क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो मोरबी का पुल टूटा था उसका जयसुख भाई पटेल इस समय कहाँ है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का जाना, चला जाना, ऊपर चले जाना, उनकी हत्या हो जाना, उनकी मौतें हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। इसीलिए ऐसा जब उनका एक प्रवक्ता कहता है तो इस देश के लोगों के लिए सोचने की बात है। कांग्रेस का क्या टेक रहा है इस पर? जैसे मोदी जी की मां को गाली दी गई एक स्टेज से, अब वो जिसने भी दी वो अलग बात है, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह टेंट वेंट लगा के आंदोलन किए और भारत बंद तक की मांग कर दी थी। अब जब राहुल गांधी की छाती पे गोली मारने की बात हुई है तो आपका संगठन कहाँ है? हमारा संगठन इसके ऊपर बात कर रहा है, हमारा संगठन इसके ऊपर पुतले जला रहा है, हमारा संगठन लेकिन दिखा कौन रहा है? क्या आप दिखा रहे हैं? अभी थोड़े दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका जी के बारे में बहुत अशिष्ट शब्द बोले थे। कांग्रेसियों ने हर ब्लॉक स्तर पर उसके पुतले जलाए और उसका विरोध किया, लेकिन किसने दिखाया? हमारे आंदोलन दिखा कौन रहा है? मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, वहाँ जीतू पटवारी जी आए दिन, हर रोज समझ लीजिए, कांग्रेस वहाँ सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, पर कौन सा मीडिया दिखा रहा है? तो आप लोगों का मैं कहती हूँ कि साधुवाद है, आप लोगों की हिम्मत है कि आप इन सब चीज़ों को कवर करते हैं, आप और आप जैसे काफ़ी पत्रकार। तो ये एक बात है और हम इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की सुरक्षा भी जो उन्होंने कम की थी वो वापस नहीं कर रहे हैं वो लोग। और तो और राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं इस पे निगाह रखी जाती है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी उनको बता कर जाएं, जिससे बाहर कुछ हो जाए तो कहें वो हमारे देश में नहीं हुआ, बाहर हुआ था। तो इन सब चीज़ों के कारण ये बहुत साजिशी एक गैंग है। इसके कारण मुझे लगता है कि देश के लोगों को भी अब आवाज़ बनना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सबके मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहें और देश के लोग जो मोमबत्ती लेकर तब आ गए थे उस नकली गांधी बन के जो एक अन्ना आए थे उनके कारण, और उसी विवेकानंद फाउंडेशन के आधे लोग बीजेपी में चले गए और आधे लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, 2012 की बात कर रही हूँ मैं। तो वो लोग कहाँ चले गए जो मोमबत्ती लेके उस समय आते थे? क्यों उनको नहीं लगता कि जो व्यक्ति अकेला उनके मुद्दे उठा रहा है उसके लिए वो क्यों आवाज़ नहीं बनते? क्या सारी जिम्मेदारी विपक्ष की पार्टियों की है? क्या इस देश में लोकतंत्र में रहने वाले लोग इतने भीरू हो चुके हैं? क्या उनके अंदर का साहस और करुणा दोनों का पूरी तरह से पलायन हो गया है? ये एक दुखद बातें हैं। कांग्रेस से जुड़ा एक पर्सनल सवाल मैं पूछूंगी कि आप जो है एमपीसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस की महासचिव हैं और आप विदिशा से चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला लास्ट इलेक्शन में, और इसके कारण क्या है? क्योंकि देखिए आप रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, आप बोलती हैं, टीवी पे दिखती हैं, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, महासचिव होते हुए भी, आखिर क्यों वो मौका कांग्रेस ने नहीं दिया? और अहिंसा के रास्ते से भी आप ट्रेनिंग लेकर आई हैं। देखिए, ये किसी को मालूम नहीं है कि मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि ये प्रचार करने की वस्तु नहीं है। ये मेरा अपना उससे उद्धार हुआ है, यानी कि मेरी अपनी सोच अच्छी बनी है उससे, और मैं कांग्रेस को ज़्यादा बेहतर समझ पाई हूँ। तो ये प्रचार की चीज़ नहीं है, ये मेरा अपने व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है, या मैं अपने व्यक्तित्व में इसका एडिशन जो मानती हूँ वो है। तो उसके कारण मैंने अपनी विदिशा की लोकसभा में एक 350 किलोमीटर की पदयात्रा की, और ये मैंने 2021 में की, क्योंकि वो मेरा बहुत साफ स्पष्ट ये था कि मुझे विदिशा लोकसभा के अलावा और कोई जगह नहीं चाहिए। मैं दिल्ली या कहीं पर आसान राजनीति, दिल्ली कैंट का चुनाव लड़के वगैरह नहीं करना चाहती। विदिशा मेरी जन्मभूमि है और मुझे लगता है कि अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करके मरना चाहती हूँ। नहीं मौका मिला तो कोई बात नहीं, मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि उसको लेकर मैं ये सोचूं कि कुछ हो गया। लेकिन देखिए, पार्टी का अपना निर्णय होता है। पार्टी में कुछ लोग 30 सालों से, कुछ 35 सालों से, मुझे आके 6.5 साल हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर पार्टी ने उसको इस लिहाज से सोचा कि हो सकता है जो व्यक्ति मुझसे ज़्यादा अनुभवी है वो हो सकता है लोगों के बीच में ज़्यादा जाना भी जाता हो, तो उन्होंने मौका उनको दिया। पर इससे क्या मैं बहुत हताश हुई? नहीं, मुझे एक दिन के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी लड़ाई इस वक्त फांसीवादी लोगों के खिलाफ है। उसमें मैं अपनी पार्टी की विचारधारा में रहते हुए उनका मुकाबला कर सकती हूँ। आप मध्य प्रदेश से हैं ना? मध्य प्रदेश में तो बहुत कोलाहल मचा हुआ है अभी इंदौर में, सुना ही होगा आपने। किसी एक बाज़ार में मुसलमानों की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, मुसलमान मज़दूरों को भगाया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर। अच्छा, मुझे आप बताइए, आप महिला हैं, तो लव जिहाद का जो पूरा मामला है
कहा यह जाता है कि हिंदू की लड़कियों को फंसा लिया गया। तो जब कोई ये कहता है कि हिंदू की लड़कियों को फंसा लिया गया, तो कहीं वो इस बात पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा होता कि लड़कियां क्या इतनी कमज़ोर हैं महिलाएं कि कोई भी फंसा लेगा उनको? कोई फेमिनिस्ट इस पे बात नहीं करता। आप महिला, में आपसे ये मेरा सवाल है, ये आप इस पे क्या, आपकी राय क्या है? मैं दिल्ली उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँगा। दिल्ली की उस महिला के बारे में सोच रही हूँ जिसका नाम गौरी खान है और उसने अपनी मर्जी से शाहरुख से शादी की। तो मुझे लगता है कि ये हमारी अपनी इच्छा है। मैं जब मतलब मुझे लगता है कि मेरे जो दोस्त थे उनमें बहुत लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं। मैं उनके घरों में 3 साल की उम्र से रही हूँ। तो मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि किसी को आप ये लव जिहाद जैसी बात करके आप सिर्फ विभक्तिकरण कर सकते हैं, आप समाज को टुकड़ों में बांट सकते हैं इस तरह से। और इंदौर जानते हैं, मेरी माँ वहाँ पर पढ़ी हुई हैं, बड़ा मीठा शहर होता था। वहाँ के लोग, स्वच्छ शहर है वो बहुत बहुत मीठा शहर होता था। वो स्वच्छ वाला तो राजनीतिक है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वहाँ के लोगों को बार बार पुरस्कार दिलवा कर उनको ये कहा गया, और फिर जब आपकी फिर जवाबदेही हो जाती है, जैसे गुजरात के लोग कि आप प्रधानमंत्री बना रहे हो तो वो जवाबदेह हो जाते हैं, नहीं हमारा ही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे ही इंदौर, जिसको पहली दूसरी बार तो ऐसे ही जिता दिया गया, अब उनके अंदर ये आ गया, नहीं भाई हम तो पहले हैं तो हम पहले ही रहेंगे। तो इंदौर एक बहुत मीठे लोगों का शहर था, पर इस वक्त वो नफरत के जहर में पगा हुआ शहर है। और मैं इंदौर के लोगों से ये बात कहती हूँ, मेरा ननिहाल पड़ता है वो, तो दुख होता है ये देखकर होना भी चाहिए कि मेरा शहर ऐसा नहीं था। हम तो उसे खाने के लिए जानते थे, रजवाड़े में जाके रबड़ी खाना, ये सब हमारे शगल होते थे। इंदौर का क्या क्या फेमस है खाने के लिए वैसे? बहुत कुछ। एक तो 56 दुकानें वहाँ की फेमस हैं। और पुराना जो है वो राजवाड़ा फेमस है। तो राजवाड़े में ही सराफे की जो गली है उसमें अलग अलग तरीके के खाने मिलते हैं। और इंदौर की किसी शादी को ज़रूर अटेंड करिएगा, आपको कुछ नहीं तो 150 तरह की किस्म के आपको आइटम मिलेंगे खाने के लिए। अभी मध्य प्रदेश से निकलते हैं, बिहार की तरफ वैसे चलते हैं, उधर भी चलना ज़रूरी है। मैं ये पूछ रहा था, तो ये जो राजनीति चल रही है इस वक्त, जो वहाँ से मुसलमानों को भगाया जा रहा है, इस पर क्या है आपकी राय, क्या कहना है? आपका प्रदेश है, आप तो कुछ तो आपका स्टैंड होगा ही। नहीं, बिल्कुल स्टैंड है ना। मेरे प्रदेश के लोग ऐसे कभी नहीं थे, ऐसे नफरती कभी नहीं थे। पहली बार मैंने भोपाल में दंगा अपनी आंखों से देखा, वो बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तब मैंने पहली बार भोपाल में दंगा देखा। नहीं तो भोपाल में और लोग इतने सौहार्द से रहते हैं, आप यकीन मानिएगा, लोग इतना प्यार करते हैं उस भोपालियत को। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता के लिए लोगों के बीच में ये गढ़ दिया कि आज मेरे भोपाल शहर में मुस्लिम लोगों को किराए पर घर नहीं मिलते ढंग की कॉलोनीज में जी। लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं यहाँ मुस्लिम्स नहीं रहेंगे। तो और मतलब इस कदर बुरा हाल है कि कॉलोनीज में उनको नया घर भी नहीं बनवाने के लिए मिलता है। तो ये जो हालात है, ये लोकतांत्रिक देश की कहानी नहीं है, ये कहानी बिल्कुल फासिज्म की कहानी है जो बीजेपी ने अपनी सत्ता को लगातार चलाते रहने के लिए की है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जो अगली पीढ़ी है वो समझ रही है इसको, और अगली पीढ़ी ये भी समझ रही है कि ना तो उनको रोज़गार मिलने वाला है और ना उनके मुद्दे सामने आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीजेपी की सरकार ने हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई कराने के लिए उन्होंने सिलेबस बदला, कई करोड़ खर्च किए, लेकिन एक भी विद्यार्थी ने मेडिकल के उस इंग्लिश का ही पेपर दिया, हिंदी का पेपर किसी ने नहीं दिया। तो आप ये समझिए कि पीढ़ियों को समझ में आ रहा है। और ये सब चीज़ें देर लगाती हैं क्योंकि धीरे धीरे ही बीजेपी ने अफवाहें फैलाना शुरू किया। तो 70 साल में उसने ये सारी अफवाहें उड़ाई कि सुभाष चंद्र बोस जी अभी तक जिंदा थे और लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दे के मरवाया। ये सारी अफवाहें जब मैं स्कूल में थी, हमारे जो आचार्य जी होते थे वो संपर्क में जब आते थे, उसको संपर्क शब्द कहा जाता था। जी हाँ, घर में आते थे अपने पेरेंट्स को मिलने, तो एक छोटी सी ऐसी सुग्गी छोड़ जाते थे जिसमें आप सोचते रहे उस पे कि शायद ऐसा हुआ हो, ब्रेन वॉश करने के लिए। तो वो 70 साल में वो पहुंचे हैं इस जगह तक, तो आधा समय तो लगेगा कम से कम पीढ़ियों को वो समझने के लिए। आपके ही प्रदेश में एक हिंदू गाँव बना दिया गया है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, गढ़ा। तो हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होने में आपके प्रदेश का हाथ पहला है। मैं इस पे कोई टिप्पणी कैसे करूं, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को ना तो सुनती हूं ना उनके बारे में कुछ जानती हूं। प्रशासन उनके साथ है, कमलनाथ वगैरह की भी फोटोज आती रही हैं उनके साथ। उनके फोटोग्राफ्स हैं। अब सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मेरी मान्यता शायद ये है कि मैं अगर लोगों के बीच में रहूं
मैं उसको ही पूजा मान लेती हूँ। एक शारदे मैया है हमारे मैहर में, वो मेरी आराध्य हैं। बड़ा तो वो- डिप्लोमेटिक आंसर है मैम ये, नहीं, लेकिन वो जो कर देखिए। लो वही पूछा है लोगों की सेवा। बिहार की तरफ चलते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जी। एआईसीसी ने आपको पर्यवेक्षक पद दिया है, इफ आई जी। एम नॉट रॉन्ग। जी। क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या ये जिम्मेदारियां और बढ़ सकती हैं क्या बिहार में टिकट के रूप में, लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी जो है वो एक पर्टिकुलर ज़िले में और एक स्पेसिफिक विधानसभा मेरे पास है, जिसमें मुझे कांग्रेस की योजनाओं को पहुंचाना है और उसमें हम बहुत सफल हुए हैं। लेकिन उसी विधानसभा में 19,500 वोट कट गए हैं। अब उसमें से हम जो जुड़वा पाए हैं वो 6-7 हज़ार हैं, और ये मान लेते हैं कि 5-1 हज़ार वोट जो थे वो सही भी कट गए होंगे, जबकि समरी रिवीजन हर साल होता है। तो समरी रिवीजन में क्या धोखा दिया जा रहा था चुनाव आयोग द्वारा, या फिर लोकसभा चुनाव के समय में जो वोटर लिस्ट थी उसमें किसी तरह का धोखा था क्या? ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जब 19,500 वोट कटते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें भी हमारे लगभग 7,000 वोट गायब हैं। और वो वोट किसके हैं? वो हैं यादवों के, वो हैं रविदास समाज के, वो हैं मुसहर समाज के, वो हैं मुस्लिमों के, और वो वोट हैं पासवानों के भी। तो ऐसा लगता है कि हमारी पूरी मेहनत के बाद भी बीजेपी ने जो ये चुनाव आयोग मोर्चा जो उसका है, उसके ज़रिए जो उसने हमें एक ये धोखा दिया है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धोखा है। और उसके अलावा भी वहाँ पर जो माई बहन मान योजना वगैरह में वो पैसे वो एक 10,000 रुपये के, हमारी जो माई बहन मान योजना है उसके खिलाफ उन्होंने एक योजना निकाली है जिसमें 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। मेरी महिलाओं से बात होती है और बहुत होती है, कम से कम अभी तक मैं बिहार की 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं से रूबरू हुई हूँ। तो उनका ये मानना है कि जब सोना 1,15,000 रुपये तोला पार कर गया है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है और आखिरी समय में हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो ये तो सीधी सीधी खरीद की बात है। तो हम ये खरीद में हमारी ऐसी कीमत नहीं लगाई जा सकती, जो मैंने अधिकांश महिलाओं से बात। प्रशांत किशोर जो खुलासे कर रहे हैं लगातार, आज भी उन्होंने कोई खुलासा किया है, बहुत पुराना केस उन्होंने बाहर निकाला है जिसमें सम्राट चौधरी का नाम भी उन्होंने लिया है। तो इतने सारे खुलासे वो कर रहे हैं, बीजेपी से एकदम से ऐसा लग रहा है कि अब खिलाफ हो गए हैं, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा वहाँ पे, या फिर वो आपकी पार्टी बी की तरफ तो काम नहीं कर रहे हैं कहीं? मैं इस सवाल का जवाब व्यक्तिगत रूप से दूंगी, ये मेरी पार्टी का स्टैंड हो या नहीं हो मुझे नहीं मालूम है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि विवेकानंद फाउंडेशन से जिस तरह आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उसने शुरू से ही बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई और कांग्रेस को भी सुनाई। अपना एक ऐसा स्थान बनाया कि हम तो अलग हैं और हम ईमानदार लोगों की पार्टी हैं। और बीजेपी ने उसे खड़ा किया था, ऐसा मैं इसलिए मानती हूँ कि बीजेपी ने उसको खड़ा भी किया, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा और 2 टर्म पूरा धैर्य रखा और उसके बाद धीरे से उसको खिसका दिया। ये जो तरीका है, प्रशांत किशोर जी को खुद ही सारे पोल पट्टी दे रहे हैं, क्योंकि जो सम्राट चौधरी वगैरह पहले तो आए हैं कांग्रेस से या जदयू से आए हैं, तो ये उस रास्ते से वहाँ पहुँचे हैं। हो सकता है ये सिरदर्द बन गए हों बीजेपी के लिए या नीतीश कुमार के लिए, ज़्यादा कद बड़ा हो गया होगा, तो इनको इन्हीं को निपटाने के लिए सारे, मेरे हिसाब से ये मेरा तरीका है सोचने का, कि सारे राज उन्होंने ही दे दिए हों बीजेपी वालों ने, और बीजेपी को ही खरी खोटी सुनाएगी फिर। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि बिहार में जनसुराज दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, एग्जैक्टली, जो जदयू को खत्म मेरे करेगी? हिसाब से, ये मैं किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये हाँ, मेरा व्यक्तिगत विचार जी, है। हाँ। और ऐसे ही आगे चल के मेरा ऐसा मानना है कि जो टीवी के है वहाँ तमिलनाडु में, जिस तरह से अचानक भगदड़ से वो पार्टी और उसके स्थापनकर्ता को सबने जान लिया, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी कभी तमिलनाडु को नहीं पा सकती, तो एक ऐसा पॉपुलर व्यक्तित्व और वहाँ से शुरुआत करना, तो हो सकता है कि मैं बहुत पहले से बहुत चीज़ें देख रही हूँ, या हो सकता है मैं बिल्कुल ही समझ नहीं रही हूँ किसी चीज़ को, तो हो सकता है इस तरह से। पर मेरा विचार यह है कि बीजेपी हर जगह, कांग्रेस और बीजेपी की जहाँ टक्कर होगी वहाँ एक तीसरी पार्टी को खड़ा करके ही वो आगे आ सकती है, और ये उसकी हमेशा से महाराष्ट्र में जैसे ये हमें शो को समापन की तरफ लेकर के चलना होगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी काट छाट के नहीं चलाते, हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट अपने गेस्ट का चलाते हैं, तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आखिर में एक और चीज जो मुझे पूछनी है, आखिरी सवाल एक और आपका होगा ही, वरना अंत में करके 3 सवाल भी पूछ जाते हैं, आखिरी सवाल इनके 3 होते हैं जी। आप जो है ट्विटर पे भी एक्टिव हैं, टीवी पे भी डिबेट्स वगैरह में,
आती हैं। हाल ही में मैंने देखा कि एक डिफेंस बीट के रिपोर्टर रहे जो अब काफ़ी बड़े एंकर हैं, शिव अरूर, उनसे काफ़ी तीखी बहस आपकी हुई और वो कहते हैं कि मुझे एयर चीफ मार्शल से प्रशंसा पत्र मिला हुआ है और आपको कहते हैं भले ही आपने वर्दी पहनी थी लेकिन आप एक ट्रोल हैं। तो मीडिया जिस स्तर पे आप बतौर नेता ना सही, बतौर आर्मी ऑफिसर एक्स तो इज्जत कर सकते हैं, लेकिन मीडिया का जो स्तर गिरा है, आर्मी ऑफिसर्स की भी ये इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? और इस तरह से जो मीडिया आपके लिए इतनी आक्रामक है, आप उनके लिए आक्रामक है, आधा समय तो इन्हीं से उलझने में गुजर जा रहा है। आप राजनीति में जो लोग एंटी हैं उनसे फिर कब उलझोगे? मेरे लिए शिव अरूर इनसिग्निफिकेंट थे जब तक कि वो मेरी टाइमलाइन पे जाके मुझे ट्रोल करना शुरू नहीं करते। शुरुआत मैंने नहीं की थी, शिव अरूर को मैंने ट्रोल नहीं किया। शिव अरूर इससे पहले भी 2 बार ऐसा कर चुके हैं और शायद उनको एक जो मैस्कुलिन एक वो होता है लोगों के अंदर कि नहीं, शी वॉज अ डिफेंस ऑफिसर विमेन, ओ हो इसको तो आई कैन सॉर्ट आउट, क्योंकि वो इतने समय से डिफेंस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं नहीं ये महिला अधिकारी सब तो हमारे ठेंगे के नीचे रहती हैं। उनको मालूम नहीं है महिला अधिकारी कैसे समय में आई, कैसे उन्होंने पुरुषों के इस पूरे दुनिया में अपनी जगह बनाई और आज 3-4 हज़ार महिला अधिकारी हैं। तो शिव अरूर मेरे टाइमलाइन पर आकर मुझे ट्रोल करने आए थे। मैंने उन्हें ट्रोल नहीं किया लेकिन जवाब ज़रूर दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति को इतनी सभ्यता नहीं है, वर्म जैसे शब्द का उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया, तो मैंने भी जो मुझे समझ में आया हिंदी में मैंने भी कहा। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि इस तरह के लोगों को सरकार ही, आप देखेंगे गौरव सावंत कभी नहीं करते, एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। तो शिव अरूर का आर्मी का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो जानते ही नहीं है कि आर्म फोर्सेस क्या हैं और कुंठित हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको सेना से कुछ मिल जाए। तो ऐसे लोग आप देखेंगे इस तरह के सारे एंकर और प्रधानमंत्री भी हमारे ओवरऑल्स पहनते हैं, डांगरी पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो सेना के बिल्कुल क्लोज हो गए हैं और देशभक्त हो गए हैं। ये सब बातें जो हैं ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम द चैट रूम में बैठे हुए हैं और चैट रूम की खासियत यही है कि ऑडियंस के सवाल हम लेते हैं, हमने लिए भी हैं। एक सवाल और बच रहा है, अगर मैं वो आपकी इजाज़त हो तो। बिहार में इंडिया गठबंधन के सीएम के उम्मीदवार के चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, क्या हम बीजेपी हैं जो चेहरे पर चुनाव लड़ें? यही जवाब है। हाँ, तो अब आप अंत करिए, क्योंकि आखिरी सवाल आपका है, आप अंत करिए ताकि लोगों को ये ना लगे ना कि 2 महिलाएं बैठ के मौका छीन ले रही हैं एक पुरुष का। अच्छा, आप कह रही हैं कि तेजस्वी ने बोला है कि चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते बीजेपी की तरह, लेकिन बीजेपी तो चेहरे पे चुनाव लड़ती ही नहीं है। बीजेपी कभी नहीं बताती उसका राज्य में कौन होगा सीएम का उम्मीदवार। हमेशा बताती है। आप कैसे ऐसे बात कह रहे हैं? उन्होंने काफी, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं? नहीं, मोदी के चेहरे पर तो लड़ते हैं, लेकिन वो कह भी देते हैं कि हमारे जैसे नायब सिंह सैनी, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, उन्होंने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी हमेशा चेहरे पर चुनाव लड़ती है और यही तेजस्वी यादव जी ने एक ही बार में उस पूरे नैरेटिव को धराशायी किया, ये कहकर कि क्या हम बीजेपी हैं जो चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। और चैट रूम की इस एपिसोड में आपको क्या क्या सीखने को मिला, आपको कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। और क्योंकि हमेशा हम हमारे जो गेस्ट होते हैं वो बताते हैं कि उन्हें कैसा लगा, हमारी बातचीत अच्छी लगी, फेयर लगी कि नहीं लगी, क्या हमने मौका दिया या नहीं दिया, उसके लिए मैम प्लीज़ आप भी कुछ बोल दीजिए इस इंटरव्यू के लिए, हमारे संस्थान के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से मुद्दे जो हम सिलसिलेवार किसी डिबेट में नहीं बोल पाते क्योंकि हमारी आवाज़ रोक दी जाती है, और इस समय उन सभी मुद्दों पर बात हुई, बहुत अच्छे से बात हुई। आपके सारे सवाल मैंने लिए भी और मुझे लगता है कि अधिकांश सवालों के 90% सवालों के मैं अपने लिहाज से जो जवाब दे सकती थी, जो मुझे सही लगता है वो मैंने जवाब दिया। राजनीति मेरी विरासत में नहीं है, तो राजनीति सीख रही हूँ, लेकिन राजनीति को अहिंसा के रास्ते से सीख रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने ये पूरा शो देखा। आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं ये भी बता सकते हैं। और आपसे बस यही कहना है जो मैं हर बार कहती हूँ कि क्या नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, तभी तो इतना अच्छा शो आप देख पाएंगे ना। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।